हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम सब यहाँ पर अगर बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज के तहत हम लोग दोस्तों भारत के भौतिक विभाजन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। और जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में मैंने आपको उत्तर भारत का मैदान यानी नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में स्टार्ट किया था, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, ये जो क्लास है या जो ये सेशन चल रहा है ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स रहेगा। इसमें हर चीज़ हम लोग डिटेल से करेंगे। कोई भी पेपर हो आप आराम से इसको कर सकते हैं। ये प्री कम मेंस यूपीएससी का प्री एंड कम मेंस होगा और यूपीपीसीएस का भी आप भी आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आप पहले मेरी 10 मिनट की वीडियो देखिएगा, देन आप खुद डिसाइड करिएगा कि दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पर, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और हर चीज़ को अपने खुद से नोट्स बनाना है, डायग्राम बनाते चलना है मेरे साथ साथ, और आराम से आपका एक नोट्स भी बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या है दोस्तों कि आप समझ रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करा रहे हैं, जिसका का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो हम लोग दोस्तों लास्ट क्लास में अगर मैं बात करूं क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग लास्ट क्लास में दोस्तों पढ़ रहे थे उत्तर भारत का मैदान। क्या पढ़ रहे थे? उत्तर भारत का मैदान। यानी दोस्तों अगर हम इंग्लिश में इसकी बात करें तो नॉर्थ इंडियन प्लेन, ठीक है। इसको हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। मैं बता दूं ये जो है, ये जो जैसे कि बात करें तो ये जो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो भारत का भौतिक विभाजन है, जिसके अंदर हम लोग 5 संरचनाएं पढ़ते हैं, जैसे कि हिमालय है, उत्तर भारत के मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। इन मिला को इन सबको अगर मिला दे तो अगर भू आकृतिक दृष्टि से अगर देखें तो एक कम्प्रिहेंसिव पूरा होल भारत बन जाता है। तो उन्हीं में से हमने पहली क्लास, जब हम लोग इससे पहले उत्तर भारत के मैदान से पहले हम लोगों ने हिमालय किया, अब हम लोग दूसरा जो है उत्तर भारत के मैदान को कर रहे हैं। तो उत्तर भारत के मैदान की कल पहली क्लास हुई थी। जो भी अभी नए जुड़े हैं उनको दोस्तों मेरा आपसे उनसे निवेदन है कि वो जरूर पहली क्लास जरूर देखें उत्तर भारत की मैदान, और इससे पहले जितना भी कुछ हो गया आप उनको जरूर देखें। वो क्लासेस बहुत ही प्रूफुल, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली और ज्योग्राफी एकदम कॉम्प्रिहेंसिव कवर करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों नॉर्थ इंडियन प्लेन, और इसमें मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया था। मैंने लास्ट क्लास में मतलब लास्ट पॉइंट मैंने कल की क्लास में ये लिखाया था कि हम लोग जो है उत्तर भारत के मैदान का जो वर्गीकरण वो भी 2 आधारों पर किया जाता है। तो लास्ट कल जो भी कल मेरे साथ मतलब जिन्होंने कल की थी क्लास और जो नए हैं उनको क्या करना है दोस्तों, पहले तो कल वाली क्लास देखनी नए वालों को और आज की क्लास को कंटिन्यू करना है, ठीक है। और मैं जहां से मैंने कल खत्म किया था, जो लोग देख रहे हैं, मैं वहीं से स्टार्ट करूं तो आपको जो जहां आपने लिखा था उसी के जस्ट नीचे से पॉइंट आप शुरू करेंगे, ठीक है, लिखना। तो मैंने बताया था कि इसमें मैंने लास्ट पॉइंट लिखाया नहीं था। मैंने कहा था कि जो उत्तर भारत के मैदान का लिखेंगे अब इसमें पॉइंट, उत्तर भारत के मैदान का 2 आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? वर्गीकरण। ये वर्गीकृत किया, 2 आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। ये पहले हम लोग इस पॉइंट को कर रहे थे। अब इसमें कौन कौन से 2 आधार हैं? उत्तर भारत के मैदान को भी 2 आधार कौन कौन से, तो देखिए आप भी इसी तरीके से बनाते चलिएगा मेरे साथ, ठीक है। फिर मैं अभी इसको मैप एक ड्रॉ डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा ये सारी चीजें। ये पाई चार्ट अभी बना लीजिएगा जो मैं बना रहा हूं। जैसे कि अगर हम बात करें तो दूसरा पहला है भू आकृतिक आधार पर वर्गीकरण, भू आकृतिक आधार पर वर्गीकरण। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? प्रादेशिक दृष्टिकोण के आधार पर, प्रादेशिक दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकरण। इसको समझना है दोस्तों। जैसे कि मैंने इसको 2 आधार पर बांटा है,
तो भू आकृतिक आधार पर क्या होगा और प्रादेशिक आधार पर कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं। तो जैसे भू आकृतिक आधार पर अगर हम बात करें तो जैसे इसकी जो ऊंचाई है, जैसे कि हम जब देखते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन ऐसा नहीं कि हर जगह पे समतल इसकी ऊंचाई एक जैसी ऊंचाई नहीं। जैसे कि अगर हम जब देखेंगे तो जब जैसे हम हिमालय के जस्ट नीचे बाद में आते हैं, जैसे शिवालिक हिमालय है, उसके दक्षिण से क्या होता है, गिरिपथ से नॉर्थ इंडियन प्लेन की शुरुआत होती है। तो जब उसके हिमालय के जस्ट दक्षिण में देखते हैं तो उसकी ऊंचाई कुछ और होती है और उसकी जो उसका निर्माण होता है वो किसी और मिट्टी के प्रकार से बना होता है। जब उसके जस्ट और नीचे जाते हैं तो उसकी ऊंचाई और थोड़ी कम होगी, ढाल यानी कम होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, वो किसी और मिट्टी के प्रकार से बना होगा। फिर जब जैसे जैसे हम नॉर्थ गंगा के प्लेन यानी जैसे कि हम मध्य भारत की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी ऊंचाई एकदम निम्न हो जाती है। तो यानी भू आकृति के आधार पर अगर हम देखें तो एक तो मिट्टी की संरचना यानी मिट्टी कैसी है और दूसरा ऊंचाई के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो ये जो भू आकृति के आधार पर है तो आपको समझना है, इसमें दो चीजें हम लोग कंपाइल करके पढ़ेंगे। एक तो दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है या इसका ढाल कह लो या इसकी तीव्रता कह लो या इसकी प्रवणता कह लो या इसकी स्लोप कह लो, जो भी आप कह सको कह लो, इसकी ढाल और दूसरी इसकी मिट्टी की इसकी जो संरचना है, हर जगह पर अलग अलग मिट्टी की प्रकार पाई जाती है, उसकी संरचना के आधार पर इसका भू आकृति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। बात समझ में आया। तो यानी ढाल एवं कह लो प्रवणता या स्लोप के आधार पर और दूसरा दोस्तों मिट्टी के प्रकार के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है भू आकृति के आधार पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रादेशिक दृष्टिकोण। प्रादेशिक दृष्टिकोण जैसे कि मान लो किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उसका ज्यादा विस्तार है उसका उसी आधार पर नाम दे दिया। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें इनमें इसके अंतर्गत भी हम लोग दोस्तों 4 प्रकार का मैदान पढ़ते हैं। जैसे हरियाणा एवं पंजाब का मैदान, जैसे इसमें पढ़ेंगे हम लोग पंजाब का मैदान, पहले पढ़ेंगे पंजाब का। क्यों? क्योंकि उसका ज्यादातर विस्तार जो है पंजाब या पंजाब में जो गुजरने वाली नदियां उसी के आसपास में होगा, तो इसको प्रादेशिक यानी एक क्षेत्र के हिसाब से इसका नाम दे दिया गया, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो दोस्तों जैसी तरीके से राजस्थान का मैदान, यानी राजस्थान का जो पूर्वी इलाका है वो उपजाऊ है। राजस्थान का मैदान और कौन सा इलाका, जो राजस्थान का जो पूर्वी इलाका है वो मैदान उपजाऊ है, क्योंकि राजस्थान क्या है 2 भागों में बटा है। राजस्थान के मध्य से दोस्तों शिवालिक श्रेणी होकर जाती है और शिवालिक श्रेणी के अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो वो मरुस्थल है, थार मरुस्थल, वो जो है रेतीला मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पर उपजाऊ नहीं है। बट इसके जब हम जो अरावली के पूर्व वाले भाग में राजस्थान में देखेंगे, जैसे उदयपुर है उस वाले भाग में देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी उपजाऊ मिट्टी है, तो उस तरीके, तो इसी तरीके से उसका अधिकतर विस्तार राजस्थान में, तो इसलिए इसको राजस्थान का मैदान बोल दिया, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों गंगा का मैदान, क्यों? क्योंकि इसका ज्यादातर विस्तार गंगा का मैदान, और गंगा हम जानते हैं बहुत बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदियों में है एक, ठीक है। तो गंगा का मैदान, क्योंकि इसका ज्यादातर विस्तार जो है गंगा के मैदान के आसपास के है, तो इसलिए इसको गंगा का मैदान बोल दिया। और फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, और यूं क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र जैसे कि असम वाला इलाका है, असम के आसपास जैसे हम सिक्किम के उधर से थोड़ा सा बढ़ेंगे तो उस वाले इलाके में भी मैदान का एक मैदानी भाग पाया जाता है, तो उसको असम में उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं, ठीक है। तो उसको क्या है एक नाम दे दिया कि प्रादेशिक आधार पर मैदान नदियों या तो नदी के आसपास के विस्तृत क्षेत्र है तो उसको नदी के नाम पर दे दिया, अगर किसी क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है तो उसको उस क्षेत्र के हिसाब से नाम दे दिया, तो इसीलिए इसको प्रादेशिक दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकरण। तो बात समझ में आए, जो हमने भू आकृति के आधार पर वर्गीकरण किया। अगर भू आकृति के आधार पर हम देखें तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको फिर बना दे रहा हूँ, इसको भी बनाते चलना है पाई चार्ट की तरह। जैसे इसमें हमको पढ़ना होगा भाबर प्रदेश, कौन कौन सा, जैसे हमको इसमें पढ़ना होगा भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश, ठीक है। फिर इसी में जैसे हमको पढ़ना होगा तराई प्रदेश, तराई प्रदेश, ठीक है। फिर इसी में जैसे हमको पढ़ना होगा बांगर प्रदेश, अभी इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे, बांगर प्रदेश, ठीक है। फिर इसी में हमको पढ़ना होगा खादर प्रदेश, खादर प्रदेश, खादर प्रदेश, और फिर इसी में डेल्टा का हम लोग निर्माण देखेंगे। तो यानी इसके अंतर्गत जो भू आकृतिक, यानी देखो इसकी आकृति संरचना अलग अलग है। भाबर प्रदेश की संरचना, क्योंकि इसमें बड़े पत्थरों से इसमें इसका निर्माण होता है और इसकी ऊंचाई भी अलग होगी, ये मैदानी भाग का सबसे ऊंचा भाग होगा। फिर तराई प्रदेश उससे निचले भाग में, और इसकी जो मिट्टी की संरचना होगी वो कुछ और होगी। बांगर प्रदेश उसको पुराने जलोढ़ों से निर्मित है, यानी इसका भी निर्माण किसी और मिट्टी के प्रकार से हो रहा है।
खादर प्रदेश नए जलोढ़ों से हुआ, तो यानी इसमें मिट्टी। डेल्टा दोस्तों कैसा है, डेल्टा से मैदान का सबसे दक्षिणी किनारा होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये एक भू आकृतिक आधार पर, इस तरीके से हम संरचनाओं के आधार पर पढ़ते हैं तो उसको भू आकृतिक दृष्टिकोण से विभाजन बोल देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से जो है उत्तर भारत के मैदान का वर्गीकरण किया जाता है। मैंने इतना टाइम लेके इसलिए समझाया है क्योंकि ये चीजें आपको बुक में पढ़ी मिली लिखी हुई मिल जाएंगी, बट समझ में नहीं आता कि ये वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। तो मैंने तरीका बताया कि एक तो ऊंचाई या ये कह लो ढाल के आधार पर, अगर भू आकृतिक दृष्टिकोण पर अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो ऊंचाई यानी ढाल के आधार पर, और मिट्टी की प्रकृति यानी मिट्टी किस तरीके की, उस आधार पर उसकी अलग अलग संरचना बन रही है और उसके आधार पर उसका निर्माण कर दिया, उसका नाम रख दिया और उसी तरह से उसका वर्गीकरण कर दिया। प्रादेशिक आधार पर यानी वो जो मैदान है वो किस रीजन के में ज़्यादा विस्तृत है या किस नदी के आसपास ज़्यादा विस्तृत है, तो उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया और उसी को प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण कह देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, भू आकृतिक आधार पर वर्गीकरण आज हमारा टारगेट है, हम इसको पूरा करेंगे और फिर कल इसको पूरा करेंगे। तो इस तरीके से गंगा का जो मैदान है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं। ये आपने बना लिया, मैं देख लूँ, आप लोग भी बना लीजिए फटाक से। हाँ, ये सब कुछ सही है और बढ़िया से बना भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों हेडिंग डालेंगे भू आकृतिक आधार पर वर्गीकरण। तो अब हमारा जो अब हम लोग शुरू करेंगे अपना। ठीक है, बात समझ में आ गई कि पढ़ने का, देखो मेरा जो कॉन्सेप्ट है हम लोग डिटेल में चीज़ें करेंगे और हर एक चीज़ को समझते चलेंगे। टाइम लगेगा मेरे साथ पढ़ने में, बट एक बार पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा चीज़ें, ज्योग्राफी मास्टर हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे उत्तर भारत के मैदान का भू आकृतिक आधार पर वर्गीकरण। हेडिंग रहेगी हमारा, हेडिंग क्या रहेगी, हेडिंग रहेगी उत्तर भारत के मैदान का, हेडिंग रहेगी उत्तर भारत के मैदान का भू आकृतिक दृष्टिकोण के आधार पर, भू आकृतिक दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकरण। ये हेडिंग रहेगी। ठीक है, ये हेडिंग रहेगी। ठीक है, ये हेडिंग रहेगी और इसमें लिखना है दोस्तों आपको मिट्टी की विशेषता तथा ढाल के आधार पर, ठीक है, ये हेडिंग लिख ली। अब इसमें पॉइंट है, एक पॉइंट लिखेंगे इसमें, फिर हम लोग लिखेंगे मिट्टी की विशेषता तथा ढाल के आधार पर इसे निम्न भागों में, इसे आधार पर इसे निम्न भागों में बांटा, इसे निम्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है, निम्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अब वो कौन कौन से हैं, तो पहले पांचों का नाम लिख लेंगे, फिर हम लोग एक एक करके लिखेंगे कौन कौन सा है। तो फर्स्ट है दोस्तों भाबर प्रदेश, यही क्रम याद रखने का है दोस्तों आप लोग को, भाबर प्रदेश। ठीक है, सेकंड है दोस्तों तराई प्रदेश। अभी इनके बारे में हम लोग एक एक लिखेंगे अलग से, बट अभी पहले से आप लिख लीजिए। एक हम पूरा स्ट्रक्चर वे में आपका नोट्स भी बन जाएगा और आपको पढ़ने का तरीका भी पता रहेगा कैसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तराई प्रदेश। इसके बाद बांगर प्रदेश। फोर्थ है दोस्तों खादर प्रदेश। फिफ्थ है डेल्टा। इतनी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ना है।
अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाऊंगा। डायग्राम क्या है कि जैसे कि अब हमने जब कल पढ़ाया था, पहली जो क्लास की थी, तो मैंने बताया था कि उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। मैंने कल ये पॉइंट लिखाया था पहले जब निर्माण बताया था। तो यानी हिमालय की नदियों से लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है कि हिमालय ऐसा, जो नदियाँ होती हैं वो हिमालय में क्या करती कटाव एवं छटाव का काम करती हैं, यानी इरोजनल का काम करती है ना, यानी वो क्या करती इरोजन करती, यानी कटाव का काम करती नदियाँ। किसमें? पहाड़ों पर जब वो चलती हैं तो वो अपने रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं उसको काटते हुए चलती हैं और अपना मार्ग बनाती हैं। जब उसको काटेंगी तो ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि जो मिट्टी का जो भाग है वो छोटे ही छोटे टुकड़े बने या बड़े ही बड़े टुकड़े बने या एक ही साइज के टुकड़े, नहीं। जिस वेग से वो चलेगी उसी वेग से वो कटाव करेगी, और उस वेग के कटाव के दौरान में क्या होगा, कुछ बड़े बड़े टुकड़ों का वो कटाव कर देगी, कुछ छोटे छोटे टुकड़ों का कटाव करेगी। और जब वो कटाव करेगी तो ऐसा तो है नहीं कि ऊंची भाग, क्योंकि हिमालय का जो है वो ऊंचा भाग होता है, और उसका देखो हिमालय कैसा है, हिमालय ऊंचा भाग होता है और इस तरीके का होता है। अब इस तरीके के भाग में क्या होता है, चाहे वो छोटा सा पत्थर हो और चाहे बड़ा पत्थर, वो यहाँ रुक ही नहीं सकता। वो नदी के प्रभाव में क्या होता है, बहते हुए नीचे चला आता है। आएगा नीचे कि नहीं चलाएगा भाई? नदियाँ हिमालय पर कटाव करती हैं, और कटाव के दौरान ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बड़े ही पत्थर काटे या छोटे पत्थर काटे या एक जैसे ही पत्थर काटे, नहीं। जिस इंटेंसिटी में वो चलती है उस इंटेंसिटी के दौरान कोई भी चीज़ें रास्ता में जो आ जाएं, जिस स्पीड में, वो उस हिसाब से काट देती है। मान लीजिए तेज गति है तो बड़े पत्थर को जब काटेगी तो हो सकता है बड़ा पत्थर भी गिर जाए, मगर जब मान लो किसी जगह स्लो हो जाए तो छोटे छोटे टुकड़े काटेगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो छोटे बड़े हर तरीके के पत्थर का कटाव करती है, यानी अवसादों का कटाव कर रही है। और फिर क्या होगी, वो अपने साथ प्रवाह करके लेकर भी आ रही उनको। भाई यहाँ पर तो क्या होगा, हिमालय में नदियाँ क्या होती है, सिर्फ इरोजनल का काम करती हैं, ये जान लेना। हिमालय में जो नदियाँ होती हैं, हिमालय के ऊपर जब नदियाँ चलती हैं तो वहाँ पे डिपोजिशनल का काम नहीं करती हैं, कि ऐसा नहीं कि नदियाँ लेकर आई वहाँ सोर काटा और फिर यहाँ जमा, नहीं। हिमालय पर ऊंचाई ज़्यादा रहती है, ढाल बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ छोटे छोटे पत्थर भी उसके प्रभाव में बहते हुए चले आते हैं। ठीक है, तो यानी वहाँ पे इरोजनल का काम यानी कटाव का काम कर रही हैं। और जब वो नदी जब क्या होती है, वो जब हिमालय पार करके जब शिवालिक के दक्षिण में पहुँचती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है। अब जैसे कि मान लो मैं आपको एक रफ डायग्राम बनाता हूँ, सिर्फ अभी बनाना नहीं है, आपको समझना है। मान लो ये मैदान हो गया, ये मैदानी भाग हो गया और ये हिमालय। अब जब यहाँ से नदियाँ आएंगी तो अपने साथ बड़ा छोटा सब तरीके के पत्थर लेकर आएंगी, बट यहाँ पे आप जब देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको और बना देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से आपको बनाना है, इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, ये मैं आपको बस ऐसे अभी बनाना नहीं, मैं समझा रहा हूँ। जब यहाँ से नदियाँ चलेंगी तो अपने साथ ये अवसाद लेकर आ रही हैं, अवसाद लेकर आ रही, मान ली कुछ छोटे कुछ बड़े अवसाद। तो यहाँ पर जब जमा होगा तो कौन से पत्थर जमा होंगे, जो बड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे अब जब इस ढाल के पास आएगी तो यहाँ पे ढाल कम है, तो ढाल कम होगी तो नदी की स्पीड भी कम हो जाएगी, और जब नदी की स्पीड कम होगी यानी नदी की इंटेंसिटी यानी तीव्रता कम होगी, तो क्या होगा, उसके बड़े पत्थर धकेलने की क्षमता भी कम हो जाएगी कि नहीं कम हो जाएगी भाई? वो बड़े पत्थर भी लेकर आ रही, छोटे पत्थर भी लेकर आ रही, और उस बड़े पत्थर का ऊपर से क्यों ढकेल के ले पा रही, क्योंकि यहाँ पे ढाल बहुत ज़्यादा हिमालय का, ढाल बहुत ज़्यादा, स्लोप बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से उसकी गति भी तेज रहती है। और नदी की जब गति तेज रहेगी तो उसके साथ बड़े पत्थर भी बहकर आसानी से चले आएंगे। ठीक है, बट जब वो मैदानी शिवालिक के दक्षिण में पहुंचती है तो शिवालिक के दक्षिण में क्या हो जाती है, वो जो ढाल है वो कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ से मैदानी भाग का शुरुआत हो जाती है। और वहाँ पर क्या होती है, जब उसकी ढाल कम होगी तो उसकी स्पीड कम होगी, और जब उसकी स्पीड कम होगी तो वो बड़े पत्थर को ढकेल नहीं पाएगी, और जब वो बड़े पत्थरों को नहीं ढकेल पाएगी तो वहाँ पे क्या कर देगी, इसका जमाव कर देगी, यहाँ पे बड़े पत्थरों का जमाव कर देगी। अभी इसको बनाना नहीं, समझना है बस, बड़े पत्थरों का जमाव करेगी। और ये शिवालिक हिमालय के दक्षिण में क्या होगी, बड़े पत्थरों का जमाव करेगी, और बड़े पत्थरों का जब जमाव करेगी तो क्या होगा, छोटे पत्थर बहकर क्या होगा, इधर इस तरीके के यहाँ बह जा रहे, यहाँ पे आ जाएंगे, इस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर यहाँ पे विस्तृत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अभी एक चीज़ ये भी जान लो, एक चीज़ ये भी जानना है आपको, क्या कि जैसे कि मान लो बड़े बड़े पत्थर हैं, मान लो ये भाग है और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर इस तरीके से जमा कर दिए, इस तरीके से बड़े बड़े पत्थर हमने जमा कर दिए। ठीक है, जमा कर दिए इस तरीके से बड़े पत्थर। जब आप लोग किसी देखा, आप जब एक चीज़ फील करिएगा, जब बड़े पत्थर लीजिएगा और उनको किसी बाल्टी में डाल दीजिएगा,
और किसी बाल्टी में डालने के बाद क्या कर दीजिए, उसमें पानी डालिएगा। और जब उसमें पानी डालेंगे ना, अब ऐसा नहीं कि बाल्टी मालूम चले आधी बाल्टी में पानी भर दी, वो क्या कहते हैं, पत्थर डाल दिया और एक बाल्टी उसमें पानी डाल दी। जब एक बाल्टी पानी डालेंगे तो भाई पानी तो ऊपर आ ही जाएगा। बट मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अब आधी बाल्टी में आपने क्या किया, पत्थर डाल दिया और उसमें एक मग्घा पानी डालिए। एक मग्घा जब आप पानी डालेंगे तो वो पानी जो है ना, वो पत्थर के ऊपर रुकेगा ही नहीं, वो पत्थर के अंदर समा जाएगा। इसी तरीके से ये नदियाँ जो होती है, जब यहाँ पे क्या होती है, बड़े बड़े पत्थरों को, बोल्डर्स को जब जमा कर देती हैं तो क्या होता है, अब जब नदियाँ इस भाग से जब गुजरती हैं तो क्या हो जाता है, पानी इसके अंदर विलीन हो जाता है, यानी नदी जो होती है वो सतह के नीचे चली जाती है, यहाँ पे प्रवाहित हो जाती है। इसी प्रदेश को दोस्तों क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। भाबर बोलते हैं। ये शिवालिक के दक्षिण में 8 से लेकर 15 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत रहता है और सिंधु से लेकर तीस्ता तक इसका विस्तार होता है। अभी मैं ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा, बस आपको भी समझना, ठीक है। तो जब ये बड़े पत्थरों में, जैसे मैंने बताया, इसमें पानी जब डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, इन पत्थरों के बीच में समा जाएगा। आप चाहे इसको अपने यहाँ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। बड़े बड़े पत्थर लेकर आएँ, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर लेकर आए 10-12, उसको बाल्टी या तसले में डाल दे और उसमें क्या करें, 1 या 2 मग्घा पानी डालें, तो वो पानी जो है उन पत्थरों के बीच में जो पोरोसिटी होती है, जो सांद्रता होती है, उनके अंदर विलीन हो जाएगा पानी। आपको पानी दिखेगा ही नहीं, आप सोचेंगे पानी कहाँ। तो इसी तरीके से नदियाँ क्या होती, अब ये ऐसा तो है नहीं कि छोटा सा भाग होता है, बहुत बड़ा भाग होता है। ये मैंने बताया 8 से 15 किलोमीटर तक शिवालिक के दक्षिण में विस्तार होता है, यानी 8 से 15 बहुत बड़ा भाग होगा। तो इस भाग में क्या होता है, नदियां विलीन हो जाती है। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सरस्वती नदी क्या होती है, वो जो है जमीन के नीचे नीचे प्रवाहित होती है, तो वो इसी भाग में यहाँ पे विलीन हो जाती है। इसके बाद उसका कोई पता नहीं चलता, ठीक है। तो जब यहाँ पे विलीन होती है, और अब मैंने बताया ये भाग जो होते हैं, अब यहाँ पे मैंने फिर दूसरा भाग है, जब यहाँ पे बड़े पत्थर जमा हुए, उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर जमा होते हैं, और इस भाग में जैसे ही नदियाँ आती हैं, इसी भाग को दोस्तों क्या बोलते हैं, तराई। इस भाग को क्या बोलते हैं, तराई। तराई बोलते हैं और तराई बोलते हैं। और इस भाग में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पत्थर जमा होते हैं। अब ये जब हम लोग मान लो ये छोटे छोटे इस तरीके से, मान लो जिस तरीके से मोरंग होती है या छोटी छोटी गिट्टियां होती हैं, अगर उनको हम पानी में डालें और इस पर 1 मग्घा पानी डालें तो हम देखेंगे पानी क्या होगा, ऊपर दिखाई पड़ेगा। इसी तरीके से क्या होते हैं, इस प्रदेश भाबर प्रदेश की जो लुप्त नदियां होती हैं वो तराई प्रदेश में क्या होती, सतह पर आ जाती है। इस तरीके से सतह पर आ जाती है, और जब वो सतह पर आती है तो फिर इस तरीके से वो चलना प्रारंभ करती हैं। और क्या होता है, इस नदी का प्रवाह जितने भाग में होता है, या इस नदी के बाण द्वारा जो जितना पानी जो होता है, आपने जैसे ये नदी चल रही है, अब इस नदी का जो प्रभाव होता है अपने इस भाग तक होता रहता है। ये बहेगी, कभी क्या होगी, सिकुड़ के नीचे आ जाएगी, कभी बाढ़ के समय ये ऊपर आ जाएगी, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहती रहती है, इस तरीके से। यहाँ पे कभी देखो गर्मी के टाइम पे क्या होता है, नदी का जो प्रभाव होता है सिकुड़ के कम हो जाता ही नहीं हो जाता। बट जैसे बरसात के मौसम में उसका जो होता है, जो एक्चुअल जो होती है उनकी जो तट होती है, उतना विस्तारित हो जाता है। तो मान लो उसकी एक्चुअल जो इतनी है और सतह सिकुड़ के वो आ जाएगी। अब मान लो बाढ़ के समय वो इतनी दूर तक फैल जा रही है। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें, जो मैंने इस तरीके से बनाया है, इस तरीके से, इसको दोस्तों बोलते हैं खादर प्रदेश। खादर प्रदेश, जहां पे बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता है, या बाढ़ जब पानी सिकुड़ जाता है और जब बरसात में फिर फैल के दूसरी तरफ चली, तो अब वो क्या था, नदियां क्या हो रही है, अपने साथ अवसाद लेकर आनी, और जब नदियां को पानी फैलेगा तो वो अवसाद भी तटों पर छोड़ देगा। तो वो जो अवसाद, नए अवसाद होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, खादर। अभी मैं सब चीजें फिर से समझाऊंगा, पहले समझ। तो ये दोस्तों क्या होगा, खादर हो जाएगा। और खादर के बाद यहाँ पे इस तरीके से जो और पुराने जो अवसाद होते हैं उसको दोस्तों बोलते हैं बांगर। यहां तक बात समझ में आ गई। मैंने समझाया आपको, भाबर प्रदेश समझाया, तराई समझाया, बांगर मैंने बताया नए जलोढ़ होते हैं। नदी का जो तट होता है, नदी के तट तक के इलाके जहां पर नदी के बाढ़ का पानी हर वर्ष अपने वहां पहुंचता है और अपने साथ अवसाद लेकर जमा कर देता है, और जो वो नए जमा हुए जो क्षेत्र होते हैं उसी को दोस्तों खादर बोलते हैं। और जो बांगर होता है वो पुराना भाग होता है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, और ये नदी घाटियों का ऊंचा भाग होता है। ऊंचा भाग होने की वजह से नदी का पानी वहां पहुंच नहीं पाता, तो वहां पे नए अवसाद पहुंच नहीं पाते, वहां पे पुराने अवसाद रहते हैं। तो इसी वजह से तो मैंने इसलिए इसको दूर से बनाया पॉइंट को, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो आपको समझ में आ गई कि बाबर क्या होता है, तराई क्या होते हैं, बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं, वो आपको सॉरी ये नहीं डालना है, ये ठीक है, ये रफ। अब ये चीजें समझ में आ गई होगी, मैं इसमें फिर पॉइंट वाइज लिखाऊंगा। बट अभी आपको एक फेयर क्या करना है दोस्तों, अब आपको एक वो बनाना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम बनाना है कुछ इस तरीके से। मैं थोड़ा सा और ऊपर करके बनाता हूं,
आपने हो सकता है इसको मिटा लें। डेल्टा दोस्तों हम बाद में भी लिख लेंगे। डेल्टा क्या होता है, नदी का दक्षिणी किनारा होता है जहां पे क्या होता है बचा हुआ अवसाद इकट्ठा कर देता है और वहां पे ऊंचा भाग बन जाता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाल के अब मैं देखो ये दोस्तों क्या है, ये शिवालिक है। शिवालिक के दक्षिणी किनारे पर ही तो ये दोस्तों क्या है, शिवालिक है। ठीक है, शिवालिक के दक्षिणी किनारे से तो ही क्या होता है, उत्तर भारत के मैदान का शुरुआत होता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो बना रहा हूँ ये बड़े बड़े पत्थर बना रहा हूँ इसके दक्षिणी किनारे पे इस तरीके से। ठीक है, साथ साथ अब बनाते चलेंगे आप लोग भी। बहुत क्लियरली समझा रहा हूँ, इतना कोई आपको मेहनत करके नहीं बताया। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये बड़े बड़े जो पत्थर हैं जो शिवालिक के जस्ट बाद में है इसको भाबर प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाबर प्रदेश। अभी एक एक चीज़ लिखेंगे भी हम लोग, पहले डायग्राम पहले समझा हमने, फिर डायग्राम बनाएंगे, फिर हम लोग लिख लेंगे। तो 3 बार चीज़ें हो जाएंगी, आपको आराम से चीज़ें समझ में आएगा। और इसके जस्ट बाद का जो क्षेत्र होता है ये बड़े पत्थर के बाद जो बचे हुए छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो नदियाँ ला के यहाँ पे छोड़ देती है इस तरीके से। या इसको डॉट डॉट में बनाओ, डॉट डॉट बनाओगे तो समझ में ज़्यादा। अरे यार रोज, एक सेकंड दोस्तों लाइट चली गई है, जस्ट अ वेट, अभी लाइट आ जाएगी दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग डायग्राम बना रहे हैं तो डायग्राम बनाते चलते हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे जो होते हैं छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जमा करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है जमा कर देते हैं। और जब ये भाबर के जस्ट दक्षिण वाला उसके समानांतर जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये जो भाग होता है उसको बोलते हैं दोस्तों तराई प्रदेश। कौन सा प्रदेश, तराई प्रदेश। ठीक है, तराई प्रदेश। और फिर क्या होता है, जैसे कि अब देखो, अब जैसे मान लो हिमालय से इस तरीके से नदियाँ आ रही थी, मैं ऐसे, अब देखो नदियाँ ऐसे आएंगी बट हम बना तो पाएंगे नहीं ऐसे, उस तरीके से मैंने उसको समझा ही दिया है। तो आप समझ लो यहाँ से इस तरीके से नदियाँ आ रही थी, इस तरीके से नदियाँ इस तरीके से चल रही थी, यहाँ से नदियाँ, इनको लिख दो नदियाँ। ठीक है, चल रही थी। अब जब यहाँ पर जब आई इस तरीके से आ रही थी, यहाँ पर जब आई तो वो हो गई इसमें विलीन। इसमें विलीन होने के बाद फिर क्या होगी, नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होने लगी, यहाँ से फिर से ऊपर सतह पर आ गई। और जब वो सतह पर आई तो इस तरीके से बहते हुए, मैं गंगा वाला क्षेत्र इस तरीके बना दे रहा हूँ, ये हो गया, यहाँ पे ये बंगाली खाड़ी में गिर गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसके आसपास जहाँ तक नदी का विस्तार है, जहाँ तक नदी का विस्तार है, मैं इसको इस तरीके से बना दे रहा हूँ। ठीक है, जहाँ तक नदी का क्या है विस्तार है, वहाँ तक के क्षेत्र को दोस्तों खादर बोलते हैं। क्योंकि हर साल जहाँ तक बाढ़ का पानी, यानी कह सकते हैं जहाँ तक बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुँच जाता है नदी का, उस वाले प्रदेश को दोस्तों क्या बोलते हैं, उस वाले प्रदेश को दोस्तों बोलते हैं खादर। ठीक है, खादर। ठीक, खादर। यहाँ पे मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे डेल्टा बना। तो इस बात समझ में आ रही, ये नदी चल रही है और मैंने ये क्या बनाया, नदी का वह क्षेत्र है जहाँ तक नदी का बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुँच जाता है, और उसी प्रदेश को दोस्तों खादर बोलते हैं। ठीक है, और जो जिस भाग में नदी का पानी नहीं पहुँच पाता है, जैसे कि ये मैंने बनाया है, जो ब्लैक से मैंने बनाया है, जहाँ पे दोस्तों क्या होता है नदी के बाढ़ का पानी हर वर्ष नहीं पहुँच पाता है, या ऊंचा भाग होता है, नदी के घाटियों से ऊंचा भाग होता है, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, बांगर प्रदेश। ठीक है, ये डायग्राम बना लेना बहुत सावधानी से, जिसको मैं डिफरेंट कलर से इसलिए मैंने बनाया भी है क्योंकि नीले से आपको पता चले कि ये तराई प्रदेश है, और उसके जस्ट, ठीक है, आपको इस तरीके से इसको बना लेना है। ठीक है, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये अब ये वाला जो प्रदेश है, जिसको मैं ये जो क्षेत्र है, ये वाला देखो, मैं इसको इस तरीके से एरो करके बना दे रहा हूँ, इसको जो बोलते हैं ये खादर प्रदेश है। ठीक है, खादर प्रदेश है। और जो ये वाला भाग है, जो ब्लैक से बनाया है, जो ये वाला भाग है, ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये दोस्तों आपको बांगर प्रदेश है, बांगर प्रदेश है। ठीक है, तो और ये जो भाग है, ये जो दक्षिणी किनारा है नदी का, ये जो दक्षिणी इस तरीके से आपको दिखेगा भारत और बांग्लादेश में,
और फिर ये नदी जो जाके यहाँ से ऐसे होते हुए नदी क्या होगी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बंगाल की खाड़ी। अगर आपको दिख ना रहा हो तो आप, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा, बंगाली खाड़ी। और यहाँ पे क्या करती है दोस्तों, डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे जो पांचों क्षेत्र हैं, जो पांचों प्रदेश हैं, वो मैंने आपको लिखा दिया। तो मैंने बताया भाबर, तराई, बांगर, खादर। खादर भी समझ में आ गए, जो जहां तक नदी के बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुंच पाता है उस प्रदेश को बांगर खादर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर वर्ष नए बाढ़ का पानी वहां पहुंचता है और नए जलोढ़ वहां पहुंच जाता है। नए जलोढ़ों से के निर्माण से जो क्षेत्र बनता है उसको खादर बोलते हैं। और जो बांगर होता है वो नदी घाटी में स्थित वह ऊंचा भाग होता है जहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है और इसका निर्माण पुराने जलोढ़ों से हुआ है, इसी को बांगर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम, इतनी चीजें आपने समझ ली हैं, तो अब चीजों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, लिखते हुए चलेंगे। दिख रहा है ना दोस्तों, कोई दिक्कत तो है नहीं। थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे, लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा बस प्रॉब्लम होगा, मैं और भी व्यवस्था करता हूँ। हाँ, अब कुछ क्लियर हुआ होगा आप लोगों को थोड़ा सा। हाँ, अब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, तो चलिए हम बात करते हैं, अब लिखना शुरू करेंगे एक एक चीज़ को। ठीक है, एक एक चीज़ को अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई चीज़ें, एक एक चीज़ें लिखना शुरू करेंगे। तो अब मैं इसको मिटाल रहा हूँ, अब हम लोग एक एक पॉइंट डालेंगे। पहला आप लोग डालेंगे भाबर प्रदेश। ठीक है, पहला आप लोग डालेंगे भाबर प्रदेश। डायग्राम भी बन गया होगा, डायग्राम भी बन गया होगा, बनाएं फटाक से। ठीक है, ये खादर प्रदेश नीचे लिखा है, इसको आप लिख लीजिएगा। और यहाँ बंगाली खाड़ी लिखी है, ये डेल्टा तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, डेल्टा मैंने इसलिए बना दिया है क्योंकि ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक विस्तृत है, तो इसलिए मैंने देखो इसको इस तरीके से बनाया भी है। ठीक है, तो ये पांचों क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी इसकी। तो चलिए अब हम लोग मिटाल के, मैं आपको अब क्या करूँगा, लिखना शुरू करता हूँ। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को लिखते हुए चलेंगे हम लोग। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे, समझ लिया, फिर क्या होगा, अब हम लोग लिख लेंगे तो हमारी चीज़ें एकदम पक्की हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए पहला है हमारा क्या है, भाबर प्रदेश। हेडिंग डालेंगे पहला भाबर प्रदेश, और भाबर प्रदेश में लिखेंगे इसका विस्तार हिमालय के शिवालिक के दक्षिण, शिवालिक के दक्षिण में उसके गिरिपद, यानी कि इसके शिवालिक के उसके गिरिपद क्या है, जैसे ये शिवालिक है तो शिवालिक का जो नीचे वाला इलाका है इसको गिरिपद बोलते हैं, फुट हिल्स बोलते हैं ना। ये जो है यहीं पर तो भाबर का प्रदेश का निर्माण हुआ, तो यही प्रदेश है, तो उसके गिरिपद। आ गई लाइट, एक सेकंड दोस्तों, जस्ट अ सेकंड, मैं सब बंद कर दूं। ठीक है, तो इसका विस्तार शिवालिक के दक्षिण में उसके गिरिपद के सहारे सिंधु से लेकर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, से सहारे सिंधु से लेकर, सिंधु कौन सा, सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो किस नदी के बीच, किन नदियों के बीच में, तो सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी के सहारे सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच स्थित तीस्ता नदी के बीच 8 से 16 किलोमीटर तक है। तो किसका विस्तार, शिवालिक के दक्षिण में उसके गिरिपद के सहारे, यानी उसके दक्षिण के सहारे सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच 8 से 16 किलोमीटर तक है। ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो किस नदियों के बीच में है, तो सिंधु से तीस्ता नदी कितने क्षेत्र में, यानी 8 से, देख रहे कितना 8 से 16 किलोमीटर लंबी चौड़ी पट्टी है ये। ठीक है, तो ये काफी बड़ा क्षेत्र आता है। ठीक है, ये चीजें अब इसमें लिखेंगे। इसका निर्माण बड़े पत्थरों
बड़े पत्थरों कौमा गुलाश्म। गुलाश्म दोस्तों आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ते होंगे तब भी आपने पढ़ा होगा गुलाश्मो, बोल्डर्स ये बड़े पत्थर को ही बोलते हैं बोल्डर्स, तथा रेत के जमाव से हुआ है। इसका निर्माण बड़े पत्थरों गोलाश्मों बोल्डर्स तथा रेत के जमाव से हुआ है। रेत के जमाव से हुआ है। ठीक है, जमाव से हुआ है, बड़े बड़े पत्थरों के जमाव से हुआ है। ठीक है, इस भाग में नदियां सतह के नीचे प्रवाहित होती हैं। इस भाग में नदियां सतह के नीचे प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ये भी मैंने बताया है, प्रवाहित होती हैं। क्यों होती तो मैंने समझा दिया है, प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ये लिखें फट से, फिर मैं इसको मिटाल के ऊपर पॉइंट लिखूंगा। इसमें 2-3 चीजें। ठीक है, इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ नदियों के अपरदन के कारण जगह जगह पर, चलो पॉइंट लिखें। ठीक है, मैं ऊपर वाला पॉइंट निकाल रहा हूँ, ऊपर वाला पॉइंट मिटा दे रहा हूँ मैं इसको, फिर इसमें लिख दे रहा हूँ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको शायद कहीं ना मिले। यहाँ नदियों के अपरदन के कारण, नदियों के अपरदन पर दन के कारण जगह जगह पर कुछ गड्ढों का निर्माण हुआ, कुछ गड्ढों का विकास हुआ है, कुछ गड्ढों का विकास हुआ है, यानी कुछ गड्ढे बन गए हैं, का विकास हुआ है, जिन्हें, ये इंपॉर्टेंट है, जिन्हें चो कहा जाता है, जिन्हें चो कहते हैं, चो। और इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा CHOS, इस तरीके से जरूर लिख लीजिए, जिन्हें चो कहते हैं, जिन्हें चो कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये कहा जाता है, यहाँ क्षेत्र पशुपालन के लिए प्रमुख है। यहाँ पे मतलब कृषि योग्य, ये जो क्षेत्र है कृषि योग्य नहीं है, यहाँ पे पशुपालन का कार्य किया जाता है। ये समझ रहे हैं, इसको लिख लेना है। तो यह क्षेत्र पशुपालन के लिए उपयोगी है। ठीक है, लिख लो इसको, अगला पॉइंट, यह क्षेत्र पशुपालन के लिए उपयोगी है। ठीक है, यह क्षेत्र पशुपालन के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो ये पॉइंट, ये हो गया हमारा भाबर प्रदेश के बारे में। ठीक है, भाबर प्रदेश के बारे में हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों तराई प्रदेश, ये लास्ट रहेगा। इसके बाद हम लोग कल कर लेंगे आगे के जो लिखने वाले, क्योंकि फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो फिर ठीक है, तो अब हम डालेंगे दोस्तों तराई प्रदेश, हेडिंग रहेगी तराई प्रदेश। ठीक है, इस लिखो, इसका विस्तार भाबर के दक्षिण, इसका निर्माण लिखो, इसका निर्माण भाबर के दक्षिण तथा उसके समानांतर हुआ है, कि दक्षिण तथा उसके समानांतर हुआ। ये चीज ना, इसका निर्माण देखो, भाबर के दक्षिण में, मैंने डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, स्पष्ट बनाया है अगर, और उसके समानांतर ही आपको दिख रहा होगा। समानांतर मतलब ऐसे पैरेलल उसी के, तो इस तरह दिख रहा होगा। तो ये पॉइंट पहला रहेगा।
और कितने क्षेत्र में विस्तृत है, तो इसमें ब्रैकेट में लिख लेना है ऐसे करके, 15 से लेकर 30 किलोमीटर तक विस्तृत है। 15 से लेकर 30 किलोमीटर तक विस्तृत है, ऐसे ब्रैकेट में बस लिख लेना आपको, ठीक है। तो आपको एक आइडिया रहेगा कितने क्षेत्र में, ठीक है। इस प्रदेश में भाबर प्रदेश की, दूसरे पेन से लिखने थोड़ा डार्क नहीं है, इस प्रदेश में भाबर प्रदेश की लुप्त नदियां, यानी जो भाबर में लुप्त हो जाती हैं वो नदियां क्या होती हैं, भाबर प्रदेश की लुप्त नदियां पुनः सतह पर आ जाती, पुनः सतह पर आ जाती है, पुनः सतह पर आ जाती। अगला पॉइंट लिखना है, इस प्रदेश में पर्याप्त वर्षा होती है। इस प्रदेश में पर्याप्त वर्षा होती है, अतः यह दलदली क्षेत्र है, अतः यह एक दलदली प्रदेश है, दलदली क्षेत्र है, ठीक है। अतः यह एक दलदली क्षेत्र है, ठीक है। अतः यह एक दलदली क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पशुपालन के साथ गन्ना, गेहूं, मक्का, चावल आदि फसलें उगाई जाती हैं, आदि फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। तो ये बस पॉइंट हो गया। तो ये हो गया दोस्तों तराई प्रदेश के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब इससे आगे हम लोग कल करेंगे, थोड़ा सा उसमें लिखना रहेगा डिटेल से, और टाइम भी दोस्तों हो गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इससे आगे का कल कर लेंगे, ठीक है। तो जो हम लोग रह गया है कल हम लोग का, ठीक है, तो उसमें का हम लोग जैसे कि आज रह गया है, अभी हमारा बांगर रह गया है, खादर रह गया है, ठीक है। तो उसको हम लोग कल कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम आज समझाने में चला गया है, ठीक है। तो हम लोग कल करेंगे, ठीक है, कोई नहीं, हम लोग कल यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया और मुझे कहीं जाना भी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो उम्मीद है दोस्तों कि सेशन आपको समझ में आया होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आप लोग बस थोड़ा सा कंटिन्यूटी बना कर रखें, 2-4 दिन मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आप खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना डिटेल। अब आज ही समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, डायग्राम बनवा रहा हूँ, ताकि आपकी चीज़ें और अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छे से डेवलप हो सके, आप चीज़ों को समझ पाएँ, आपको चीज़ें रटना ना पड़े, याद ही हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बस आपसे मुझे एक उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों जो भी लोग हैं बस खाली थोड़ा सा सपोर्ट करते रहें, ताकि हम भी थोड़ा सा मन लगा के आपके लिए काम करते रहें, ठीक है। जिस तरीके से आप भी काम कर रहे हैं, मैं और भी बेटर करता रहता हूं। जैसे आप पिछली बार मेरी क्लास देखे होंगे इंडियन ज्योग्राफी की, और आज देखे होंगे, तो बहुत कुछ मैंने इम्प्रूव कर दिया है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत ना हो इस वजह से, ठीक है। तो दोस्तों बाकी सब तो आप लोग समझ रही हैं, तो है ना, मुझे कहना ना पड़े, तो ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग फिर तब कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, जय हिंद दोस्तों।